है। नेचर ऑफ मैटर, सबसे यहीं से हम शुरू करते हैं इसको, ये केमिस्ट्री से जुड़े हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैटर इज एनीथिंग जिसके पास जो भी चीज जगह घेरे और उसमें मास हो। ठीक है। मैटर मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, जिनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है मैटर। और वो जो छोटे पार्ट जो उनमें बेहद छोटे पार्टिकल्स कहलाते, और ज्यादा एक या एक से टू ये मैटर को जनरली टाइप्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 तरह का मैटर दुनिया में पाया जाता है। एक चौथी स्टेट भी होती है, उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे नहीं किया गया और अगले क्लासेस में होगा। पहली 3 जो जनरली हम जानते हैं क्लासिफिकेशन का जो तरीका, उसमें 3 स्टेट्स मैटर की हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। उनके पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है और हाई डेंसिटी, उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। और दबाए कंप्रेसिबल नहीं होते, उनको आप बहुत कम दबा सकते हैं। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, लूज पैक्ड होते हैं, ढीले होते हैं। इनके पास डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम यानी इनका आयतन, इसमें आयतन पाया जाता है और ये कंप्रेसिबल यानी दबाए जा सकने वाले होते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं इनको। गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, तो गैसेस में पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं और ना उनके पास शेप होता है ना वॉल्यूम होता है और हाईली कंप्रेसिबल हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। अब आई बारी, अब मैं इसमें मिक्सचर्स, पहले मिक्सचर क्या होता है वो जान लिए, उसके बाद कंपाउंड क्या होता है ये जानेंगे। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलकर बना है, किसी भी प्रोपोर्शन में, कोई भी उसका अनुपात हो सकता है। जैसे कि आप 1 लीटर पानी में 10 ग्राम शक्कर घोलें या 100 ग्राम या 1 किलो, तो जो कुछ भी बनेगा वो मिक्सचर होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एयर इज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ऑर्नामेंटल गोल्ड जो है, जो गहने पहने जाते हैं, वो मिक्सचर है गोल्ड और कॉपर का। उसमें तांबा मिलाया जाता है ताकि थोड़ी, नॉर्मली गोल्ड जो है वो सॉफ्ट होता है, तो उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए तांबा मिला देते हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। अब मिक्सचर, इसके बाद अगला टॉपिक है ये जान लें कि कंपाउंड से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एटम। एटम क्या है? एटम ये स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का। ये वो पार्टिकल है, ये वो हिस्सा है जिसको नॉर्मली डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन उसको भी डिवाइड कर लिया गया है अब तक। ठीक है। वो अलग चीज है कि नॉर्मल हालातों में ये इंडिविजिबल है। दूसरी चीज है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप्स ऑफ एटम्स सेम मैटर के। सेम मैटर का क्या मतलब हुआ? एक ही मैटर में जो कुछ भी पाए, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएगा, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल तो 2 चीजों से मिलके बना है। तो आप ही कह सकते हैं 1 या 2 तरह के सब्सटेंस जब ठीक से मिले, जब उनके एटम्स आपस में ग्रुपिंग कर लें, तो बनता है सब मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल 2 तरह, इस तरह से 2 तरह के हुए, एक तो प्योर मैटर के मॉलिक्यूल, दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में 1 से ज्यादा तरह के सब्सटेंसेस पाए जाएंगे। मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु कहते हैं और आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है। और एटॉम को कहते हैं परमाणु, परम अणु यानी बहुत, यानी अणु का कोई हिस्सा, न्यू समझ लीजिए। अब आई बारी कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स में क्या होता है? ये ग्रुप है एटम्स का। इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्म बाय 2 और मोर एटम्स इन अ नेशन। जाहिर सी बात है, कंपाउंड क्या है? 2 या 2 से ज्यादा तरह के एटम्स आपस में केमिकली मिले। केमिकली मिलने का मतलब यह है कि अब उनको वापस अपनी हालत में नहीं आना है, तो ये बनाते हैं कंपाउंड। जैसे कि वाटर का कंपाउंड है, इसको क्या बोलते हैं? यौगिक।
आप हिंदी में नाम याद कर लीजिए, यौगिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर मिक्सचर के टाइप्स की बात हो रही है, और इसी तरह मिक्सचर के दो तरीके के मिक्सचर्स पाए जाते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये होता है जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एक दूसरे से बराबर से घुल ना गए हों, मिल ना गए हों, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो कंपाउंड हैं ये आसानी से इसमें कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, जैसे वाटर और ऑयल, ये दोनों जो मिक्सचर बनाएंगे इसमें आपको आसानी से ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग दिखेगा। इसी तरह सैंड एंड साल्ट, उनका भी मामला है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। होमोजीनियस मिक्सचर ये है, तब होमोजीनियस कहेंगे जब यूनिफॉर्म हो, यानी जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, जो भी चीज़ों से मिलके बना है मिक्सचर, वो आसानी से उस मिक्सचर में, उस सॉल्यूशन में दिखाई ना दे। जैसे शुगर शुगर सॉल्यूशन है, जब शरबत बनाते हैं तो शरबत में शक्कर नहीं दिखती, घुली हुई होती है। इसी तरह अलॉयज हैं, अलॉय का मतलब होता है दो मेटल्स मिल करके, दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिल करके एक कंपाउंड, एक मिक्सचर बनाए। एयर है, वो भी नहीं दिखती। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला जो पार्ट है आपका, वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी विलयन। अब देखिए, वो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था उसको हिंदी में कहते हैं विषमांगी विलयन। ठीक है, विषमांगी मिश्रण। मिक्सचर को हिंदी में मिश्रण कहते हैं। ठीक है, और समांगी मिश्रण, विषमांगी, दो तरह के हुए। इसी तरह सॉल्यूशन यानी विलयन। विलयन क्या है? ये एक होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का या पदार्थों का। जैसे शुगर सॉल्यूशन है तो ये क्या है? शरबत जो है आपका, तो ये समांगी मिश्रण है। ठीक है, और इसको कहते हैं सॉल्यूशन यानी विलयन। सॉल्यूशन है सॉल्वेंट। अब इसमें देखिए सॉल्यूशन होता क्या, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है, दो चीजें होती हैं, सॉल्यूशन और सॉल्यूट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज है? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट कहते हैं विलायक, जो चीज अपने में किसी चीज को घोल ले, विलायक हिंदी में याद रखिएगा। सॉल्वेंट को कहते हैं। सॉल्यूट कहते हैं विलेय को, जिस चीज को घोला जाए वो विलेय। यानी विलयन के दो मेन चीजें हैं जिनसे विलयन बनता है, एक तो विलायक और फिर विलेय। ठीक है, ओके। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी जल को, यानी पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये डिसॉल्व कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस यानी बहुत ज्यादा तरह के पदार्थों को घोल सकता है। दूसरा पार्ट आता है डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग द लिक्विड्स टू कन्वर्ट इनटू वेपर। ये वो, अब डिस्टिलेशन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिस्टिलेशन आसवन कहते हैं हिंदी में, जो तरीका है, यानी वो तरीका जिसमें लिक्विड्स को बॉईल करिए, उनको वेपर में चेंज किए, फिर कूल डाउन यानी उनको वाष्प में बदलिए, उसके बाद फिर उन्हें ठंडा करके फिर से द्रव हासिल कीजिए, और ये जो द्रव हासिल होगा इसमें कोई भी अशुद्धता नहीं होगी। एक चीज और है सब्लिमेशन। ये प्रोसेस है, कभी कभी सॉलिड डायरेक्टली यानी लिक्विड बने बगैर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सॉलिड्स जो हैं लिक्विड नहीं बनते और सीधे वाष्प अवस्था में चले जाते हैं, उनको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब आइए कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स, यहाँ पर एलिमेंट सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। ज़्यादा नहीं है ये,
मैं थोड़ा ही बताता हूँ। तत्व का नाम और उसका सिंबल, सिंबल तो समझते हैं, चिन्ह। एटॉमिक नंबर क्या चीज है? एटॉमिक नंबर तत्व के नाभिक में कितने प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। आपको पता है कि हर तत्व के अणु में एक नाभिक होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कणों को, जो कि ऋणावेशित होते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन है उनको धनावेशित माना गया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो लेकिन नॉर्मल हालातों में परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। इसका मतलब है उसके नाभिक में कोई ना कोई आवेश मौजूद है, यानी नाभिक धनावेशित है। नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन है, ये साबित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, तो लिहाजा बचा प्रोटॉन। तो जो भी नाभिक पे आवेश है वो प्रोटॉन की वजह से है, और वो उतना ही है जितने की बाहर ऋण आवेश मौजूद है, यानी इलेक्ट्रॉन की शक्ल में। इस तरह से ये ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एक दूसरे की ताकत को खत्म करते हैं, और जो आपका परमाणु है वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ओके। अब उनमें से कुछ के सिंबल, यानी एटॉमिक नंबर का मतलब है नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या। और मास नंबर क्या है? नाभिक का वजन। मास कहते हैं वजन। तो नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग, ये कहलाता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर को परमाणु संख्या, इसमें आप कह सकते हैं परमाणु संख्या, और परमाणु भार कहते हैं मास नंबर को। ठीक है, आप इन एलिमेंट्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन, इसके पास एक ही एटॉमिक नंबर है, 2 मास नंबर है, यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन उसके नाभिक में पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। ये आप अब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स यानी रसायन, उनके बारे में जान लीजिए। जैसे H2O यानी वाटर, जल को कहते हैं, इसका सूत्र है H2O। ये जो 2 यहाँ पर दिखाया गया मिसप्रिंट है, ये गलत तरीके से है, नहीं तो इसको थोड़ा दूसरी तरह से होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, H2O, ठीक है, इसको इस तरह से होना चाहिए। चलिए, तो अब इसमें आपने देखा कि कुछ केमिकल्स के बारे में हम यहाँ, कुछ रसायनों के बारे में, यौगिकों के बारे में जान रहे हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, MgO, यहाँ पर देखिए MgO में भी मिसप्रिंट है, MgO, ये सूत्र है इसका। ठीक है, और SiO2 इसी तरह C4SO4। ठीक है, हम इसके आगे चलते हैं, और ये आपके जो चैप्टर है उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद मिलेगा, तो इसलिए इस पे ज्यादा इस वक्त ध्यान देने की जरूरत नहीं। अभी जो हमें जानना है, परमाणु के अंदर क्या क्या है, परमाणु का स्ट्रक्चर क्या है, जानना बेहद जरूरी है। एटम, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल जो मैटर का है उसको एटॉम कहते हैं, अभी पहले हमने पढ़ा था। ये एटम के अंदर यानी उसके न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनावेश है, न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं है, 0 चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है। ठीक है, और ये जो कक्ष हैं इनको ऑर्बिट भी कहते हैं, इनको शेल्स भी कहते हैं। ठीक है, और कक्ष तो कहते ही हैं। अब स्ट्रक्चर और समझ लीजिए इसका। एन एटम इज स्फेरिकल, ये माना गया है कि एटम जो है यानी परमाणु जो है वो गोलाकार है, और बीच में घना के नाभिक मौजूद है, और उसके चारों ओर शेल्स यानी ऑर्बिट मौजूद हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अपने अपने कक्षों में। ठीक है, अब दूसरी चीज है शेल्स यानी कक्ष। ये क्या है? ये सर्कुलर पाथ हैं, सर्कुलर यानी गोलाकार रास्ते हैं, जिन पर
और ये न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं और इन रास्तों पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। ये कक्ष हैं, ये दिखाई नहीं देते, ये आपको समझने, हमारे आपके समझने के लिए बनाया गया है। इन कक्षों का जो नाम है वो KLMN यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कक्ष, इसी तरह 7 कक्ष तक हो सकते हैं या उससे भी ज्यादा। अब जनरल फॉर्मूला जो कैलकुलेट करने का तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, 2n, 2n की घात, n क्या है? कक्ष संख्या। तो अगर कोई आप ये पता कर रहे हैं कि k कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? 2 गुणे n स्क्वायर, यानी n का मतलब पहला, इस स्क्वायर लगा है तो यानी 1 स्क्वायर इंटू 2 बचा 2। अब अगर L शेल की बात करें, L कक्ष की, तो उसमें 2n स्क्वायर, यानी L तो नंबर 2 पे आता है ना, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, और फिर 2 से गुणा कर दीजिए तो हो गया 8। ठीक है, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरा कक्ष है तो 2 की घात 3 ले लिया। ठीक है, सॉरी ये गलत लिखा है, इसको 3 की घात n, 2n स्क्वायर, n का मतलब यहां पर देखिए ये मिसप्रिंट्स बहुत हैं इसमें, तो अगर आप इसको 2 इंटू ऐसे करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 3 स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो बुक में मिसप्रिंट हो जाए तो आप गलती ना करें, ये चीज याद रखिए। कहीं कोई चीज मिसप्रिंट है तो आपको सही चीज जानना है, ये 18 होगा। और इसी तरह चौथा कक्ष अगर है तो 2 गुणे 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, 16 दूनी 32, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाएगी। तीसरे शेल में 18, चौथे में 32। अब पांचवें को आपको कैलकुलेट करना है तो 50 हो, देखिए 2 इंटू 5 स्क्वायर कीजिए तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, पांचवी शेल है तो 50 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर, 25 दूनी 50। छठी शेल है तो 72 एंड सो ऑन। वो आपके बड़े क्लासेस का काम है, तो लिहाजा अभी उसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद एक चीज और भी यहीं पे जानना जरूरी है, हालांकि आपके क्लास से रिलेटेड नहीं है, आगे क्लास में आएगा, बट अभी जान ले तो बेहतर है, इसमें कोई हर्ज नहीं। कि जो शेल्स हैं, ये जो कक्ष बने हुए हैं, इनमें उप कक्ष भी पाए जाते हैं SPDF की शक्ल में। SPDF को ये सिर्फ समझने के लिए नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे कक्ष संख्या, अब सब शेल्स मौजूद हैं जैसे कि बताया गया SPDF हमारे समझने के लिए, जहां पर ये जो उपकक्ष हैं इनके पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 संख्याएं 10 हो सकती हैं। ठीक है, वो आगे देखते हैं कैसे होता है, इसको यहीं पे आपका जो इस 10th लेवल का जो वो है टारगेट, हमें उपकक्ष पे अभी नहीं जाना चाहिए, वो अगले हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जान लें एटॉमिक नंबर क्या होता है। प्रोटॉन्स जितने पाए जाएंगे एटॉम के अंदर उसको एटॉमिक नंबर, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का 7, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। ठीक है, और दूसरा है मास नंबर यानी परमाणु भार। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला दीजिए तो परमाणु भार पता चलता है, और जितने भी संख्या आपकी प्रोटॉनों की संख्या है वो आपका परमाणु संख्या बताया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही परमाणु के, एक ही अणु के अलग अलग परमाणुओं में भार में फर्क हो सकता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या में फर्क हो सकता है। ठीक है, सॉरी, न्यूट्रॉन की संख्या में फर्क हो सकता है, प्रोटॉन की संख्या में अंतर नहीं होता। तो इसको हम आइसोटोप या
समभारिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका अभी ये भी समझ लीजिए कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों का विवरण दे सकते हैं, किस तरह किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उनको कैसे सेट करेंगे। ठीक है, ये आगे और समझाया गया। अब हमें जो इसमें पार्ट जानना है वो ये है वैलेंसी। वैलेंसी कहते हैं संयोजकता। ठीक है, अगला टर्म ये आपको याद रखना है, वैलेंसी यानी संयोजकता। ये केमिकल रिएक्शन यानी जो आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनमें जो एलिमेंट यानी तत्व दूसरे तत्वों के साथ जुड़ता है, जुड़ने की क्षमता को हम वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। इसी के साथ जानिए आयंस। जब पार्टिकल चार्ज हो, जैसे कोई परमाणु पर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, किसी तरह से उसने छोड़ त्याग दिया, तो अब उस पर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मुकाबले एक ज्यादा है, तो हम कहेंगे इस पर धनावेश है, ये धनावेशित आयन है। और अगर किसी तरह से जो भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व पर एक इलेक्ट्रॉन और उसके कक्ष में सम्मिलित हो जाता है, तो फिर कहते हैं वो ऋण आवेशित हो गया। ठीक है, जो ऋणावेशित आयन है उसको एन आयन, और जो धनावेशित आयन है उसको आप कैट आयन कहते हैं। अब आइए, ये मेटल्स अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस एंड देयर टाइप्स, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। ये जरा समरी है, जान लीजिए। यहीं से हम क्लास 10th का चैप्टर एनसीईआरटी बुक का शुरू करेंगे इसी के बाद, लेकिन ये इसके मुख्य चीजें आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अनेकों प्रकार के केमिकल अभिक्रियाएं यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं हमारी जिंदगी में, डेली लाइफ में होती रहती हैं। और फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस आर, और अगर ये अभिक्रियाएं होती तो उसके नतीजे में बहुत सारे यौगिक बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे यौगिक बनते हैं। अब इसको हम, और इसके साथ साथ यौगिक भी बनते हैं और तत्वों को पृथक्करण वगैरह बहुत सारी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया से संपादित होती हैं, उसी से होती हैं। तो हम इसके बारे में जान लेंगे। रिएक्शंस, कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं जानना। सम ऑफ द रिएक्शंस दैट वी ऑब्जर्व आर, कुछ अभिक्रियाएं कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कॉम्प्लेक्स और सिंपल दो तरह की होती हैं। सिंपल अभिक्रियाओं में दो तत्व हिस्सा लेते हैं, ठीक है, या एक तत्व से दो तत्वों में पृथक्करण होता है, किसी कंपाउंड को तोड़ा जाता है। कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा प्रकार के उत्पाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर पहले उससे थोड़ा सा पहले की चीज जान लें। दो तरह के बदलाव या परिवर्तन हमारे सामने आ सकते हैं। एक है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इस एक जो भौतिक परिवर्तन की को समझें अगर हम, तो यहाँ ये बात समझ में आएगी आपको कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, कोई नया उत्पाद ना बने रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, हम इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। आइस की मेल्टिंग, और जैसे कि बर्फ का घुलना, पानी का वाष्प में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है कि जब बर्फ घुलेगी तो आप फ्रिज में फिर से रख देंगे, तापमान गिरा देंगे तो फिर से पानी बर्फ बन जाएगा। और उसी तरह जब वाटर वेपर को ठंडा करेंगे तो फिर वो पानी बन जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, और केमिस्ट्री में हम ज्यादातर रासायनिक परिवर्तन को ही परिभाषित करेंगे और उसका ही इस्तेमाल करेंगे। The change in which a new product is formed after a reaction and it is irreversible. पहली बात तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया उत्पाद बने, ठीक है,
और उसको फिर से हम वापस उसके बनाने वालों यानी निर्माणकर्ता जो हैं उसके तत्व उनमें वापस ना ले जा सकें, यानी वापसी का रिएक्शन वैसा ना हो, तो फिर हम बोलेंगे ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब रासायनिक परिवर्तनों के लिए आपको पहली चीज जाननी है संयोजकता में किसी पदार्थ की संयोजकता कैसे। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन असल में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें तत्वों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में बदलाव पैदा करते हैं, उसकी वजह से ही नई चीजें बनती हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ की जो संयोजकता को परिभाषित कैसे करेंगे, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे या ले सकता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, इसको उसकी संयोजकता कहते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन के अंदर प्रथम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके पास एक ही शेल मौजूद है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार करेगा या एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और धनावेशित आयन बन जाएगा। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार करेगा तो उसके ऊपर एक ऋणावेश बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन की संयोजकता +1 है मानी जाती है और वो -1 भी हो सकती है कुछ केसेस में, ठीक है। लेकिन अब आप दूसरे पदार्थों की लिथियम की बात करें, उसमें भी एक ही संयोजकता, वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो उसके ऊपर धन आवेश 1+ हो जाएगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है, ठीक है। तो फिर वो एक ऋणावेश उस पर बढ़ जाएगा, इसको संयोजकता कहते हैं। अब दूसरी चीज है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं और सब्सटेंस भी यानी यौगिक भी हो सकते हैं और तत्व भी हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या, उत्पाद, जो जब कोई केमिकल कंपाउंड यानी कोई नया रासायनिक पदार्थ बनता है, जब केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया हो चुकती है। अब अगली चीज जो आपको जाननी है वह है केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। ये साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक विधि है, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, और इसमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे C+O2 है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, वो उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसी तरह H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट समझ लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं इसे। और वो जब C4O के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर क्या बनेगा, CuSO4, ये कॉपर के साथ रिएक्शन होनी चाहिए थी, ठीक, मिसप्रिंट्स बहुत हैं इसमें। तो खैर आप ये जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 तत्व या 2 यौगिक भाग लेते हैं और उनसे नया पदार्थ यानी नया उत्पाद बनता है, और उसको हम कॉपी पे लिखने के लिए या बताने के लिए कि ये चीजें इस्तेमाल हुई हैं, पूरे अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो पहला है केमिकल कॉम्बिनेशन। ये ऐसा रिएक्शन है, ये ऐसा अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं ताकि कोई नया पदार्थ बन सके। उसका एग्जाम्पल है N2+3H2, और इसने क्या बनाया, NH3 यानी अमोनिया, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं तो वो अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरा ये यानी जुड़ने की, अभी 2 पदार्थ जब जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन भी कहेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन भी कहेंगे, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। और आगे देखिए केमिकल डिकम्पोजिशन, रासायनिक विघटन, ये विघटन कहलाता है। इसमें क्या होता है, कोई एक यौगिक है, उसको हम किसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उसके उत्पादों में 2 अलग अलग सब्सटेंसेस, तत्वों में बदलते हैं। जैसे
HGO है, तो है ना, उसको आप एक यहाँ पर उदाहरण दिया। इस तरह के बहुत से उदाहरण अभी जब आप 10th की क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे। किसी यौगिक को, जैसे आपका जल का मॉलिक्यूल है, जल का अणु है H2O, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदला जा सकता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के जरिए, उसको बोलेंगे विघटन, रासायनिक विघटन। अब केमिकल डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया, ये क्या होती है? इस तरह की अभिक्रियाओं में आप एक यौगिक लेते हैं और एक तत्व लेते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव तत्व है वो कम रिएक्टिव तत्व को हटा देता है, जैसे जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और Zn+H2SO4 जब लेते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया या केमिकल डिस्प्लेसमेंट। केमिकल यानी रासायनिक द्वि डबल डिकम्पोजिशन है, तो यानी द्विविस्थापन कह सकते हैं इसको। ये इस तरह का रिएक्शन है कि इसमें क्या होता है कि दो तरफ से, इट इज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पार्ट जो रिएक्टेंट के हैं उनको एक दूसरे में बदलाव, यानी दो बदलाव एक साथ देखने को मिले, तो बोलते हैं द्विविस्थापन। इसी के साथ और एक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट बाहर निकलती है, जिसमें हीट एनर्जी, जब ये अभिक्रिया होती है तो गर्मी बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें हीट की, यानी तापमान बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उसको एंडोथर्मिक, यानी आप समझ लिए ऊष्माधर्मी और ऊष्मा त्यागी, दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह की दो रिएक्शंस होती हैं। और अब इसी के साथ अभिक्रियाओं का प्रकार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जब हो केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, ये तो इस तरह के ऑक्सीडेशन मतलब किसी चीज का, कोई तत्व में ऑक्सीजन का मिल जाना या हाइड्रोजन का हट जाना, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और जब किसी तत्व में, किसी यौगिक में हाइड्रोजन जोड़ ली जाए और ऑक्सीजन को त्याग दिया जाए तो रिडक्शन कह सकते हैं आपसे, यानी ऑक्सीकरण। और मुझे इस वक्त हिंदी उसकी नहीं याद आ रही है, रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो, ये वो एजेंट है ऑक्सीकरण एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कहलाएंगे जो केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की सप्लाई करे, यानी ऑक्सीजन डोनेट करे, दे, ताकि वो किसी तत्व के साथ जुड़े, उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को हटवाए किसी तत्व से, तो बोलेंगे, ये सब कब होगा? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान।